सो एक्लिप्स में आप जेआरई जब इंस्टॉल कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों को जेआरई ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आ रहा है। तो मैं ये क्लास होने के बाद, ठीक है, हम लोग उसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों को आ रहा है, तो क्यों आ रहा है वो मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ तो भी गलत कर रहे होगे उसके कारण हो रहा है वो। ठीक है, तो वो देख लेंगे। ठीक है, बट अगर आपने एक्लिप्स का जेआरई रखा तो भी, आप एक्लिप्स का जूनो रखा तो भी थोड़ा कोड कर सकते हो, बट आपके इसमें जेआरई इंटीग्रेट होना ही चाहिए। तो जिस जिसको भी प्रॉब्लम होगा तो क्लास के बाद आप डेस्कटॉप आपका एप्लीकेशन शेयर कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ कोडिंग पार्ट। सो आपने हम लोगों ने मार्स। कल, हेलो, हाँ सर, आपने मार्स वाला दिया हाँ तो मेल। मार्स भी दिया तो भी चलता है ना, मार्स या जूनो दोनों सेम ही है, नहीं उसमें क्या सर, है। आप जूनो नहीं आया था उसपे, इस, इसलिए पूछे सर। नहीं नहीं नहीं, तो मैंने मार्स दिया, अगर मार्स नहीं चलता किसी केस में तो वो मेरे को बताओ, मैं उसको जूनो दूंगा। सर वो मार्स चल रहा है सर, अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन उसमें ये नहीं करना पड़ रहा है, मतलब जेआरई कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक उसमें ऑलरेडी पाथ दिया हुआ है जेआरई का हाँ सही तो से। मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो जिसको जो प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वो मेरे को इसके बाद बताओ, मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो सर मार्स यूज करो या जूनो यूज करो, एक ही है। ठीक है, सिर्फ उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग है। तो आप मेरे को बताओ क्लास के बाद, मैं आपको वो सॉल्व करके देता हूँ, आपका जेआरई इंटीग्रेट करके देता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि आपने जूनो मार्स दोनों आपको इंस्टॉल करना है, एक ही इंस्टॉल करना है। तो मैंने आप सभी को भी मार्स दिया है, अगर मार्स चल रहा है तो ठीक है, जिस केस में मार्स नहीं चल रहा होगा वो मेरे को बोलो, मैं उसको जूनो दूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने एक ही सॉफ्टवेयर दिया। ये क्लियर है क्या सभी को? ये सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो सर अगर वो जूनो, हाँ बोलिए। मेरे इसमें ये लेफ्ट साइड में जो पैकेज एक्सप्लोरर के नीचे जो दिख रहे हैं ना, असाइनमेंट ऑब्जेक्ट एसआरसी, ये नहीं दिख रहा है, बाकी चल रहा है। किसमें? मेरा जूनो है और हम्म, उसमें ये जो पैकेज एक्सप्लोरर के नीचे जो भी आ रहा है, ये हाँ ये सब चीजें नहीं दिख रही सर उसमें, मैंने तो बहुत होगा कोशिश। ही नहीं, होगा आपके इसमें तो कैसे दिखेगी? अ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बताओ इसके बाद, तो मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। ये मैं प्रोग्राम लिख पा रही हूँ सर, आउटपुट भी आ रहा है। तो मैं अभी हवे में बताऊंगा क्या? आप मेरे को जब तक बताओगे नहीं आपकी स्क्रीन में क्या है, मैं कैसे उसको ये करूंगा? तो आप इसके बाद क्लास के बाद बताओ ना, किसने रोका है आपको क्लास के बाद? मेरे को आप लैपटॉप से या डेस्कटॉप से ही कर रहे होंगे ना, या मोबाइल से कर रहे हैं आप? डेस्कटॉप नहीं, लैपटॉप से। हाँ तो लैपटॉप शेयर तो होता है ना, तो शेयर हाँ करके मेरे ठीक को है, बता क्लास देना। की बात करती हूँ सर। हाँ तो अभी टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, क्लास के बाद, क्लास होने के बाद मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सभी को, उसमें मेरे को बताओ। ठीक है, चलो। सो हम लोग अभी थोड़ा कोडिंग का पार्ट स्टार्ट करते हैं, या कोड कैसे लिखा जाता है, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं हम लोग। ठीक है, सो अपने वर्कस्पेस पे स्विच हो जाते हैं। हम लोगों का जो वर्कस्पेस है वो क्या है? वर्कस्पेस इवनिंग 2022। सो कल हम लोगों ने बेसिक प्रोग्राम किया था। बेसिक प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख के हेलो वर्ल्ड नंबर, इसको क्या किया था, प्रिंट किया था। और सिंस हमारे पास मेथड नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, कौन से मेथड का यूज किया था? मेन मेथड का यूज किया था, जो कि मेन। सेल्सफोर्स की खुद की क्या है, मेथड है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं।
मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हम लोग कोड एग्जीक्यूट करते जावा में, तो वो पहले कंपाइल होता है, फिर वो क्या होता है, इंटरप्रेटर को जाता है, और फिर ही तभी आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो दो स्टेज में अपना कोड डिवाइड है। पहले बाइट कोड बनता है, यानी जावा फाइल आप बनाओगे, वो एडिटर को दोगे, एडिटर यानी एक्लिप्स के थ्रू आप जावा फाइल बनाओगे, फिर वो किसको दोगे, कंपाइलर को, वो उसकी क्या बनाएगा, क्लास फाइल बनाएगा, और ये जो क्लास फाइल है वो इंटरप्रेटर को देने के बाद ही आपका कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये बाइट कोड और क्लास लोडर और बाइट कोड वेरीफायर ये इंटरनली चलने वाली चीज है। ठीक है, तो वो अपने को समझने की जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ ये समझना चाहिए कि कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है। कंपाइलर अपना जेडीके है और इंटरप्रेटर क्या है, जेआरई है। कोड को कैसे रन किया जाता है कमांड प्रॉम्प्ट से, वो आपको मैंने बताया था। जावा सी कंपाइलेशन का कमांड है और जावा रन करने के लिए कमांड है। बट एक्लिप्स के थ्रू अब आप जब जाते हो, तो एक्लिप्स के थ्रू आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करो, कोड लिखो। आप डायरेक्टली क्या करो, कोड लिखो। ठीक है, और कोड लिखने के बाद आप डायरेक्टली कोड लिखो, और कोड लिखने के बाद आप सेव करो। आपका कोड क्या हो जाता है, कंपाइल हो जाता है। आपका कोड क्या हो जाता है, कंपाइल हो जाता है। और वहीं से आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके उसको रन कर सकते हो। ये दोनों कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, इंटरनली एक्लिप्स आपके लिए लिख के देता है। बट आपको पता चाहिए कौन सा कमांड लिख के क्या होता है। तो जावा सी कमांड लिख के कंपाइल होता है, फिर उसकी क्लास फाइल बनती है, और जब वो आप जावा नाम के कमांड को देते हो तो आपका कोड रन होता है। बेसिक प्रोग्राम कल हम लोगों ने किया था। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। यानी आप अगर कोई प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, जावा का प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या रहेगा। अगर आप जावा का प्रोग्राम लिखते हो तो ये प्रोग्राम के अंदर क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ध्यान दो, आप कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो आपका कोडिंग चालू होता है पब्लिक क्लास, क्लास को नाम। जो नीले कलर में ब्रैकेट दिख रहा है वो है आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। तो आप पब्लिक क्लास, क्लास को नाम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, पब्लिक क्लास, क्लास को नाम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर आप पूरा का पूरा कोड लिखोगे। कल भी अगर आपको याद होगा तो पब्लिक क्लास, क्लास को नाम था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट थी, उसके अंदर मेथड थी। तो बोलने की बात क्या है कि जब भी आप कोई भी कोड लिखो, दैट कुड बी अ जावा कोड, दैट कुड बी अ सेल्सफोर्स कोड, तो आपका कोड चालू होगा पब्लिक क्लास, क्लास को नाम, कर्ली ब्रैकेट्स। अब उसके अंदर पूरा का पूरा आपका क्या रहेगा, कोड रहेगा। अब कोड के अंदर रहता क्या है, यानी अगर आपको कोड लिखने बोला है या कभी भी कोई लॉजिक लिखने को बोला है, तो रहता क्या लॉजिक में, लॉजिक कैसे डेवलप होता है। तो कभी भी आप जब भी कोई कोड लिखोगे, जब भी आप कोई कोड लिखोगे, तो आपका लॉजिक दो इसमें डिवाइडेड रहता है। दो इसमें डिवाइडेड यानी आपको कोड में जब भी आप कोड लिखोगे तो आपको दो चीजें लगेगी। पहली चीज लगेगी आपका डेटा, और दूसरी चीज लगेगी आपका लॉजिक। पहला डेटा एंड सेकंड लॉजिक। सिंपल, अगर मैंने आपको बोला एडिशन ऑफ टू नंबर्स प्रोग्राम लिखना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम, तो क्या क्या लगेगा आपको, दो नंबर यानी डेटा, और एडिशन करने का क्या हो गया, लॉजिक। तो कोई भी प्रोग्राम ले लो, आपको फ्रंट एंड पे कोई डेटा डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो डेटा जो डिस्प्ले करना है डेटा, ठीक है, और फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करने का लॉजिक। डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, डेटा, और स्टोर करने का लॉजिक, एल्गोरिदम। तो डेटा लगेगा, नंबर, कैरेक्टर जो भी है, और एल्गोरिदम लिखने का लॉजिक। मल्टीप्लाई करना है, डेटा, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिक। तो दुनिया में आप कोई भी प्रोग्राम ले लो, जैसे मैंने अगर बोला फैन रोटेट करता है, इसके लिए प्रोग्राम लिखना है,
तो फैन यानी क्या हो गया, डेटा, रोटेट करना यानी क्या हो गया, लॉजिक। तो आप दुनिया में कोई भी प्रोग्राम ले लो, दो ही इसमें डिवाइड होता है, एक तो क्या लगता है अपने को, डेटा, और दूसरा क्या लगता है, लॉजिक। लॉजिक। तो जावा में भी जो प्रोग्रामिंग है उसको दो इसमें डिवाइड करके दिया है। डेटा स्टोर करते हैं हम लोग वेरिएबल्स में, नाम याद रखो, डेटा स्टोर करते हैं हम लोग वेरिएबल्स में, और लॉजिक लिखते हैं हम लोग मेथड्स में। लॉजिक किसमें लिखा जाता है, मेथड्स के अंदर। तो फिर से समझो, डेटा स्टोर होता है वेरिएबल में। वेरिएबल अब कैसे स्टोर होता है आगे में देखेंगे। वेरिएबल डेटा स्टोर करने के लिए, और मेथड्स लॉजिक लिखने के लिए। कल भी मैंने आपको बताया था, हेलो वर्ल्ड मेरे को प्रिंट करना है, बट हेलो वर्ल्ड मेथड है, सॉरी लॉजिक है, तो लॉजिक को कहां लिखा जाएगा, मेथड के अंदर ही। तो हर चीज का एक सेक्शन है, कोई भी चीज कहीं पे भी नहीं लिख सकते हो। तो वेरिएबल डिफाइंड क्लास के अंदर होते हैं, यानी इसमें वेरिएबल डिफाइंड हो जाएंगे, और उसके बाद अपन मेथड लिखेंगे। मेथड में इन्हीं वेरिएबल को यूज करके लॉजिक लिखा जाएगा। इन्हीं वेरिएबल को, वेरिएबल के अंदर क्या रहता है, डेटा, तो उसी डेटा को यूज करके हम लोग मेथड में लॉजिक लिखेंगे। तो लॉजिक लिखने का काम मेथड करेगा, और डेटा बनाने का काम कौन करेगा, वेरिएबल। और जब भी आपको कोई चीज टेस्टिंग करनी है कि सही में मेरा डेटा बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आप मेन मेथड का भी यूज कर सकते हो। मेन मेथड कोड को टेस्ट करने के लिए यूज होती है, एक्चुअल में इसका कोई काम नहीं है। एक्चुअल एप्लीकेशन में कभी भी मेन मेथड का काम नहीं रहता है, क्योंकि जब एक्चुअल एप्लीकेशन चलेगी तो फ्रंट एंड पे पेज रहेगा, बटन के क्लिक के ऊपर आपकी मेथड कॉल हो जाएगी। फ्रंट एंड पे पेज रहेगा, फ्रंट एंड पे डेटा रहेगा, बटन क्लिक होने के बाद वो डेटा अपने बैकएंड में आएगा, और उसके हिसाब से मेथड कॉल हो जाएगी। मेन मेथड सिर्फ आपको डेटा टेस्ट करने के लिए कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो बराबर लिखा है कि नहीं, वो। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए मैक्सिमम इसमें, तो क्या क्या रहेगा आपके क्लास के अंदर, क्या क्या रहेगा, वेरिएबल्स जो कि डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर कर। मेथड्स जो कि क्या लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं, और मेन मेथड। हाँ, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों चीजें एक साथ रहेगी, ये डिपेंड करेगा आप क्या लॉजिक लिख रहे हो। लॉजिक कभी भी क्या रहेगा, फिक्स नहीं है। तो हो सकता है कि आपकी ऐसी क्लास है जिसमें पूरा डेटा ही है, तो पूरे वेरिएबल भी है। हो सकता है कि ऐसे आपके पास कुछ लॉजिक है जिसमें डेटा है ही नहीं, जैसे कल मेरे को सिर्फ प्रिंटिंग ही करना था, तो मैंने कभी भी डेटा डिक्लेयर नहीं किया, डायरेक्ट सिस्टम डॉट प्रिंटलन में डेटा डाल दिया, तो मेरे पास वेरिएबल भी नहीं है। तो आप क्या लॉजिक लिखते हो उसके हिसाब से वेरिएबल्स, मेथड्स और मेन मेथड क्या होगी, डिफाइंड होगी। मैंने आपको मैक्सिमम क्या रह सकता क्लास के अंदर वो बताया, मैक्सिमम क्या रहता है क्लास के अंदर वो बताया। हर बार यही रहेगा ऐसा कोई नहीं है, ये टोटली डिपेंड करेगा आपको क्या लॉजिक लिखने को बोला। कभी कभी आपको सिर्फ मेथड्स लिखने को बोला जा सकता है, कभी कभी आपको सिर्फ वेरिएबल लिखने को बोला जाता है, बट मैक्सिमम टाइम डेटा एंड मेथड होते ही है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, डेटा एंड मेथड होते ही। इतना क्लियर है क्या, क्या रहता है क्लास के अंदर सभी को। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। तो ये Yes, जो sir. नीला कलर का ब्रैकेट दिख रहा है, ये है तुम्हारे क्लास का कोड। ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं रहता, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, जो कुछ भी रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर पैकेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये पैकेजेस वगैरह क्या है, ये आगे का पार्ट है। ठीक है, बट अगर देखा जाए तो क्लास के अंदर पब्लिक क्लास, क्लास को नाम रहेगा, और उसके अंदर पूरा का पूरा क्या रहेगा, लॉजिक लिखा रहेगा। ठीक है, नोट्स, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, केस सेंसिटिव का मतलब है कि जब हम लोग जावा का कोड लिख रहे हैं और किसी का भी नाम दे रहे हैं, किसी को भी नाम दे रहे हैं, या किसी और का क्लास यूज कर रहे हैं, तो उसको अगर हम लोग नाम उसका यूज कर रहे हैं, तो जैसा नाम लिखा है वैसा ही नाम अपने को लिखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट लेटर अपर केस में तो आपको अपर केस ही लिखना पड़ेगा,
अगर फर्स्ट लेटर लोअर केस में तो आपको लोअर केस ही लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यानी उधर अगर मेरे क्लास का नाम है प्रोग्राम नेम और कल जाके ये क्लास मुझे कहीं और यूज करनी है तो मेरे को पी क्या करना पड़ेगा, बड़ा ही लिखना पड़ेगा, एन बड़ा ही लिखना पड़ेगा। मैं उसको स्मॉल केस में लिख के कंसीडर नहीं कर सकता कि ये प्रोग्राम नेम है। सेल्सफोर्स इसके उल्टा है, सेल्सफोर्स केस इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब है वहां पे छोटा बड़ा लिखा तो भी चलता है, अपर केस लोअर केस डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट नहीं है वहां पे। यानी तुम अपर केस वाले को लोअर केस भी लिखा तो भी चलता है, बट जावा में है, जावा केस सेंसिटिव है, तो जैसा लिखा है वैसा ही उसको एग्जैक्टली यूज करना पड़ेगा। लोअर केस अपर केस वो कंसीडर करता नहीं है। ब्रेसेस मस्ट अकर ऑन मैचिंग पेयर। ब्रेसेस यानी ओपनिंग ब्रेस का क्लोजिंग ब्रेस होना चाहिए, ओपन हुआ तो नीचे में क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और कोडिंग स्टाइल शुड बी फॉलोड। कोडिंग स्टाइल मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए, 2 वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करोगे, फर्स्ट लेटर अपर केस में होना चाहिए अगर क्लास या प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ये कोडिंग स्टाइल है। इतना समझा क्या? केस सेंसिटिव, ब्रेसेस मस्ट अकर ऑन मैचिंग पेयर और कोडिंग स्टाइल शुड बी फॉलोड। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कमेंट वाला कंसेप्ट है उसका आगे में, ये भी आगे में देखने वाली चीज। तो ये है जावा के कीवर्ड्स। अब ये जावा के कीवर्ड्स का क्या मतलब आता है? ये है जावा के रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स का क्या मतलब आता है? अब देखो, आप कल जाके क्लास को नाम दोगे, वेरिएबल को नाम दोगे, मेथड को नाम दोगे, ऑब्जेक्ट को नाम दोगे, तो जब आप बहुत सारी चीजों को नाम दोगे तो जावा क्या बोलता है, ये नाम मत यूज करो, ये मेरे खुद के रिजर्व वर्ड्स है, इनको तुमको यूज करना अलाउ नहीं है। तो इनको बोलते हैं कीवर्ड्स ऑफ जावा, जो जावा खुद के लिए यूज कर रहा है। ये वर्ड्स जावा खुद के लिए यूज कर रहा है, तो आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते, आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते। तो ठीक है, सो दिस आर कॉल्ड कीवर्ड्स ऑफ जावा। सो कीवर्ड्स ऑफ जावा के थ्रू हम लोग उनके रिजर्व वर्ड्स को हाथ नहीं लगा सकते। अब कौन कौन से है, ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा ही चलेगा, ठीक है। या जब आप कोड लिखते हो, जैसे आपने एक कल जाके कोड लिखा था एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, तो जब आप कोड लिख रहे हो तो ये जो एक्लिप्स में जो जो लाल कलर दिख रहा है, पब्लिक, क्लास, स्टैटिक, वॉइड, ठीक है, 1 मिनट, पब्लिक, क्लास, ये जितने भी रेड कलर में नाम दिख रहे हैं ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, कीवर्ड्स ऑफ जावा। तो आप जैसे जैसे कोड लिखोगे आपको ये रेड कलर में जो भी नाम दिख रहा है आपको पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड है, इसको आप आपके काम के लिए यूज नहीं करोगे। यानी नेमिंग जिसको भी दोगे तो ये वर्ड को स्किप करके ही आप नेमिंग करोगे, तो एक्लिप्स आपको बराबर बताते रहेगा, ठीक है। तो आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है कौन सा कीवर्ड है और कौन सा कीवर्ड नहीं है करके। अब आते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स यानी हम लोग जिसको नाम देंगे उनको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। यानी मैं क्लास को नाम, वेरिएबल को नाम, मेथड को नाम, प्रोजेक्ट को नाम, तो इनको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। तो जब भी हम लोग किसी को नाम देंगे तो एक रूल फॉलो करना जरूरी है, कोडिंग स्टाइल, कोडिंग रूल्स फॉलो करना जरूरी है। तो क्या बोला जाता है रूल में कि जब भी आप लोग किसी को भी कोड चालू करोगे, जब भी आप किसी में भी कोड चालू करोगे या किसी को भी नाम दोगे, किसी को भी, ठीक है, तो उसमें क्या क्या अलाउ है, क्या क्या अलाउ है, अल्फाबेट, डिजिट, डॉलर एंड अंडरस्कोर। इसके अलावा आप कोई भी चीज का यूज नहीं करोगे जब भी आप किसी को नाम दे रहे हो। अल्फाबेट, डिजिट, डॉलर एंड अंडरस्कोर यही अलाउ है। मस्ट नॉट बिगिन विद डिजिट,
मैंने पहले ही बताया था, किसी को भी आप नाम दे रहे हो तो डिजिट से बिगिन नहीं होगा। अपर केस एंड लोअर केस डिस्टिंक्ट है, क्योंकि जावा क्या है, केस सेंसिटिव है। तो अपर केस होता है और लोअर केस होता है। एंड दे कैन बी ऑफ एनी लेंथ, और ये किसी भी लेंथ का हो सकता है, किसी भी लेंथ का हो सकता है। क्लियर है क्या? यानी आप जब भी किसी को भी नाम दोगे, बहुत जगह आपको नाम देना पड़ता है, तो जब भी आप नाम दोगे तो ये रूल्स को फॉलो करो कि आपका जो भी वर्ड है वो अल्फाबेट, डॉलर, डिजिट या अंडरस्कोर इससे ही बन सकता है। पहला वर्ड डिजिट नहीं रहेगा, ये कंसेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। और अपर केस लोअर केस डिस्टिंग होते हैं, यानी ये नहीं कंसीडर कर सकते कि मैंने इसको अपर केस बोला और उसको मैं लोअर केस के थ्रू यूज कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। अपर केस नाम दिया है तो अपर केस ही यूज करना पड़ेगा, और लेंथ कितनी भी बड़ी हो सकती है, पर बहुत बड़ा नाम कभी मत दो। कभी भी नाम क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं डेटा टाइप के ऊपर, कि कौन कौन से डेटा टाइप अपने पास अवेलेबल है। तो आज के टॉपिक में हम लोग डेटा के ऊपर फोकस करेंगे। मेथड के अंदर, सॉरी, क्लास के अंदर क्या है, दो ही तो चीजें है ना, एक तो वेरिएबल जो कि डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और एक क्या है, मेथड। तो अभी हम लोग एक दो दिन क्या करेंगे, वेरिएबल्स के ऊपर फोकस करेंगे, कितने टाइप के वेरिएबल्स है, कौन कौन सा डेटा है। तो पहले तो समझते हैं डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप जैसे कल भी देखा था हम लोगों ने, अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो वो डबल कोट्स में लिखना पड़ता है, नंबर डायरेक्ट लिखना पड़ता है। तो नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, कैरेक्टर, डेसिमल, ये सभी क्या है, डेटा टाइप। तो जितने डेटा टाइप जावा में है उतने ही डेटा टाइप सेल्सफोर्स में भी है। जितने डेटा टाइप जावा में है उतनी डेटा टाइप किसमें है, सेल्सफोर्स में। तो इधर के डेटा टाइप समझे तो उधर में वही सारी चीजें। तो जावा क्या है, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। अब ये स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, क्योंकि अपने को आगे में एक और एक लैंग्वेज पढ़नी है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट वीकली टाइप लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट क्या है, वीकली टाइप लैंग्वेज। तो आपको स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज और वीकली टाइप लैंग्वेज, इसमें फर्क समझना चाहिए। तो आगे में देखते हैं कि जावा क्यों स्ट्रांगली टाइप है। और अपना जो डेटा है वो दो इसमें डिवाइडेड है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव आगे में आएगा, मैक्सिमम जो डेटा टाइप रहता है वो प्रिमिटिव ही रहता है। नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स, अरे में आता है, तो वो भी आएगा अपने को, क्योंकि 50-50% दोनों का यूज है। तो अभी देखते हैं प्रिमिटिव टाइप कौन कौन से। अभी ये सबको पता है, प्रिमिटिव में दो इसमें डिवाइडेड है, एक न्यूमरिक और एक नॉन न्यूमरिक। न्यूमरिक यानी कौन, जिसमें नंबर है। नॉन न्यूमरिक यानी कौन, जिसमें नंबर नहीं है। अब न्यूमरिक में भी क्या है, उसको दो इसमें डिवाइड किया गया, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर यानी कॉम्पैक्ट नंबर, कॉम्पैक्ट नंबर समझता है ना, 1 2 3 4 लिखा, ये कॉम्पैक्ट, तो इसको बोलते हैं इंटीजर। और फ्लोट यानी क्या, क्या होता है फ्लोट, पॉइंट में आता है, डेसिमल। जिसमें पॉइंट रहता है, डेसिमल रहता है, उसको बोलते हैं फ्लोट। तो नंबर सेक्शन में दो इसमें आप डेटा टाइप को डिवाइड करोगे, एक इंटीजर और एक फ्लोट। और नॉन न्यूमरिक में कैरेक्टर और बुलियन। कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर, 1 2 A B सिंगल कैरेक्टर, और बुलियन यानी ट्रू या फॉल्स। तो ये हो गए डेटा टाइप्स के पार्ट, डेटा टाइप के पार्ट हुए। बट एक्चुअल में ये डेटा टाइप्स नहीं है, डेटा टाइप ये है क्या। तो हमारे कोड में हम लोग जब यूज करेंगे तो ये है अपने डेटा टाइप्स। तो इंटीजर फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इंटीजर फैमिली के डेटा टाइप कौन कौन से हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, ये इंटीजर फैमिली के डेटा टाइप्स है।
डेसिमल में जाना है तो फ्लोट एंड डबल। नाम देखो, इन सबके डेटा टाइप के फर्स्ट लेटर किसमें, लोअर केस में है। कैरेक्टर यूज करना है सिंगल तो कैर, और ट्रू या फॉल्स यूज करना है तो बुलियन। तो ये एक्चुअल में अपने डेटा टाइप है जिसका यूज करके अपन डेटा स्टोर करेंगे। तो अगर कल जाके नंबर स्टोर करना है तो आपके पास रेंज है। रेंज का मतलब है अगर सबसे छोटा नंबर स्टोर करना है, वो छोटे छोटे नंबर है, तो आप किसका यूज करोगे, बाइट या शॉर्ट। और बहुत बड़ा नंबर है तो किसका यूज करोगे, लॉन्ग। बट हम लोग इस झंझट में जाते ही नहीं है। मैक्सिमम डेवलपर या जितना भी कोडिंग होता है वो सब लोग क्या करते हैं, इंट में ही डेटा स्टोर करते हैं, इंटीजर इंट में, INT इंट में। क्योंकि वो बड़ा वाला भी डेटा ले सकता है और छोटा वाला भी। इसलिए अपन बहुत सारे कोडिंग में बाइट शॉर्ट लॉन्ग का काम नहीं करते। मैक्सिमम क्या यूज होता है, इंट, INT, इंटीजर का डेटा स्टोर करने के लिए। इंटीजर यानी नंबर। और अगर आपको डेसिमल स्टोर करना है तो इसमें भी अपन झंझट में जाते हैं, डबल यूज करते हैं मैक्सिमम में। क्योंकि जावा में प्रॉब्लम ये है कि जावा में फ्लोट कंसीडर ही नहीं होता वो। यानी आपने कोई भी डेसिमल नंबर लिख दिया तो वो उसको क्या कंसीडर करेगा, डबल ही कंसीडर करेगा, फ्लोट कंसीडर नहीं करता। इसलिए मैक्सिमम टाइम अपन क्या लिखते हैं, डबल ही लिखते। ये वर्ड क्या है वो समझेगा मैं। कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर और बुलियन। समझा गया डेटा टाइप्स? कितने टाइप के डेटा टाइप्स है अपने पास? Yes, sir. Yes. यस सर। तो ये सभी डेटा टाइप्स आपको क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। आपके कोड में जब भी आप वेरिएबल को क्या करोगे, यूज करोगे, तब आपको इन सब डेटा टाइप का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। बट अपन एक डेटा टाइप तो भूल गए यहाँ पे। कौन सा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो क्यों नहीं लिखा मैंने स्ट्रिंग? कैरेक्टर में है ना सर वो कैरेक्टर में है और एरे यूज कर सकते हैं अपन। पर क्यों, स्ट्रिंग है ना, तो फिर कैरेक्टर क्यों यूज करेंगे? String is a class in Java. एग्जैक्टली स्ट्रिंग एक डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग एक क्लास है। देखो स्ट्रिंग का S और बाकी के डेटा टाइप का फर्स्ट लेटर, फर्क है क्या कुछ? ये सर केस स्ट्रिंग का बाकी S के बड़ा सब है, स्मॉल Yes. में और स्ट्रिंग का एस हाँ। कैपिटल है। S कैपिटल है। कैपिटल किसका रहता, जब भी तुम क्लास लिखते हो तो उसका फर्स्ट लेटर क्या रहता है, कैप्स में रहता है। ठीक है। तो स्ट्रिंग उन्होंने प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप नहीं बनाया। भले ही वो डेटा स्टोर करता है, भले ही वो डेटा स्टोर करता है, बट स्ट्रिंग ने, इन्होंने जावा ने उसको प्रिमिटिव नहीं बनाया। प्रिमिटिव यानी नॉर्मल डेटा टाइप जैसे नहीं बनाया, उसको उन्होंने क्लास बनाया। अब क्लास क्यों बनाया, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शनैलिटी लिखे जा सकते थे। स्ट्रिंग को अपन रिवर्स कर सकते थे, स्ट्रिंग के अंदर से मल्टीपल वर्ड्स निकाल सकते थे, ठीक है, फिर उसको इंडेक्सिंग कर सकते थे। तो बहुत सारा लॉजिक स्ट्रिंग के ऊपर लिखा जा सकता था। इसलिए उन्होंने उसको क्लास लिखा, और क्लास के अंदर रहता क्या है, मेथड्स लिखे। तो स्ट्रिंग प्रिमिटिव नहीं आता है। भले ही स्ट्रिंग डेटा स्टोर करता है बट प्रिमिटिव नहीं आता। और इसका मेन रीजन है कि स्ट्रिंग को क्लास बनाया। और कैसे पहचाना हमने कि क्लास है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग का एस क्या है, अपर केस में। और कोई भी क्लास जब भी बनती है तो उसका कोड किस में रहता है, अपर केस में। तो अभी अपने पूरे डेटा टाइप आ गए। क्लियर है क्या? बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग किसमें, इंटीजर में। फ्लोट डबल, फ्लोटिंग में। कैरेक्टर और बुलियन, और एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अपना किसमें आएगा, प्रिमिटिव टाइप में नहीं आता, फिर भी अपन उसको डेटा स्टोर करने के लिए यूज करेंगे। बस उसको लिखते वक्त एस बड़ा लिख दो। है क्या क्लियर इतना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये उसके रेंज है कि कौन से डेटा टाइप का क्या है। इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रेंजेस आपको कभी भी पूछे भी नहीं जाएंगे।
सिर्फ आपको पता चाहिए बाइट शॉर्ट छोटे के लिए यूज होता है, लॉन्ग सबसे बड़े के लिए, फिर भी अपन इंट यूज करते हैं। फ्लोट छोटा, डबल बड़ा, उतना ही पता। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जावा स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। अब स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या था? स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मतलब है कि ये एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यानी बाइट का डेटा मैं डबल में कन्वर्ट नहीं कर सकता, या डबल का डेटा मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। कैरेक्टर और स्ट्रिंग में तो सवाल ही नहीं आता, तो क्योंकि वो नॉन न्यूमेरिक है। तो बोलने की बात है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं होता। फैमिली में हाँ, उनके फैमिली में कन्वर्ट हो सकता है। बाइट का शॉर्ट, शॉर्ट का इंट हो सकता है, बट इंट का डबल नहीं हो सकता है, ना फ्लोट का लॉन्ग हो सकता है। इसको बोला जाता है स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। यानी तुमने एक डेटा टाइप बोला तो वो अपने फैमिली में कन्वर्ट हो सकता है, बट दूसरे फैमिली में कन्वर्ट नहीं होता, क्रॉस नहीं होता। समझा क्या स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का कंसेप्ट? या तुम स्ट्रिंग में डबल कोट्स में 1 लिख दो और वो बोलोगे कि आप इसको 1 कंसीडर करो, नंबर में नहीं कंसीडर होता, वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा, उसको नंबर नहीं कंसीडर कर सकते। तो एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं होता है। क्लियर? यस सर। Yes. Yes, sir. So byte can be converted to short. क्या? बाइट शॉर्ट में कन्वर्ट हो सकता है क्या? मैंने बताया ना, इंटीजर की फैमिली के अंदर में हो सकता कन्वर्जन। बाइट टू शॉर्ट, शॉर्ट टू इंट, इंट टू लॉन्ग, इसमें हो सकता है, इनके बीच में होता है, बट दूसरे फैमिली में नहीं होता। ओके। मैं करके भी बताऊंगा आपको, ठीक है, इसी की बात आएगा वो। फिर अपने पास आते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा टाइप। तो वेरिएबल क्या है? कंटेनर है जो डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा। अभी अपने को डेटा तो पता है, अपने पास डेटा तो है, बट वेरिएबल क्या करेंगे? डेटा को स्टोर करेंगे। मेरे को डेटा टाइप पता है, बट डेटा को स्टोर करने के लिए मेरे को क्या लगेगा? क्या लगेगा? वेरिएबल्स लगेंगे। तो वेरिएबल्स डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड सर्टेन कंटेंट वैल्यू। यानी वेरिएबल क्या है? ऐसे कंटेनर है जो क्या करते हैं? सर्टेन कंटेंट वैल्यू को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने नीचे में देखा होगा, इंट एज इक्वल टू 90, तो क्या है? एज नाम का वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। और वैल्यू क्या है? 90। 90। हाँ, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको वैल्यूज देना ही है करके। आप ऐसा भी लिख सकते हो, फ्लोट वेट। तो फ्लोट वेट का मतलब क्या है? ठीक है, वेट नाम का वेरिएबल है जो कि फ्लोट में वैल्यूज क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। अब फ्लोट में, वेट में आप वैल्यूज बाद में भी दे सकते हो, अभी देना ऐसा जरूरी नहीं है, आप बाद में भी वैल्यूज दे सकते हो, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू बाद में चेंज हो सकती है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ टाइप एंड नेम। तो जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करो, दो चीज आपको जरूरी है, टाइप। टाइप यानी क्या? डेटा टाइप, और उसका नाम, जो नाम से हम लोग उसको क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ टाइप एंड नेम। ठीक है, तो जैसे फ्लोट वेट, फ्लोट वेट, तो फ्लोट नाम का उसका डेटा टाइप, और नेम उसके वेरिएबल का नाम। वेरिएबल नेम बाय कन्वेंशन बिगिन विद लोअर केस लेटर। वेरिएबल का नाम कभी भी लोअर केस लेटर से चालू होता है। एवरी वर्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ड बिगिन विद कैपिटल लेटर। अगर दो वर्ड से बन रहा है तो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा। जैसे फर्स्ट नेम, अकाउंट नंबर, कोर्स नेम। देखो फिर से नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है,
ठीक है, नेमिंग कन्वेंशंस बोलते हैं इसको। जैसे क्लास का नाम अपर केस में चालू होता है फर्स्ट लेटर, वैसे वेरिएबल के नाम कभी भी लोअर केस में क्या होंगे, चालू होंगे। क्लियर है क्या? वेरिएबल की Yes, sir. वैल्यू बाद में चेंज हो सकती है। समझा क्या वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? नीचे में दिया गया है, Yes, sir. इसमें Yes, किसी को sir. कोई क्वेश्चन? वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल को आप चाहो तो तभी के तभी भी वैल्यू दे सकते हो, या आप बाद में भी क्या कर सकते हो, वैल्यूज दे सकते हैं। इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट दो ही चीज है, क्या है? एक तो डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, जिसमें आप आगे में भी वैल्यूज दे सकते हो। अभी वैल्यू देना ऐसा जरूरी नहीं है। समझा क्या? वेरिएबल्स, Yes. Yes, sir. यस ये देखो वेरिएबल इंट ए, तो ए नाम का क्या है, वेरिएबल है Variable. जिसका डेटा टाइप क्या है, Integer. इंटीजर, और इंटीजर में अपन ने वैल्यू डाल दी 10। 10. तो बाद में भी अपन वैल्यू डाल सकते हैं, या तभी के तभी भी वैल्यू डाल सकते हैं। इसको असाइनमेंट बोलते हैं, वैल्यूज असाइन करना। अभी आपको टाइपकास्टिंग पता चाहिए। अभी मेरे को किसी ने पूछा था ना कि अपन शॉर्ट को बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो Yes, कर sir. सकते हैं, बट उनके फैमिली में, दूसरे के फैमिली में नहीं। इंटीजर फ्लोट में नहीं होगा, फ्लोट इंटीजर में या लॉन्ग में नहीं होगा, बट इंटीजर और लॉन्ग के बीच में टाइपकास्टिंग होती है। तो टाइपकास्टिंग के दो वे है, एक इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग और एक एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। ठीक है, तो इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या होता है वो अपने को पता चाहिए। तो इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग में मेरे पास छोटा डेटा है, छोटा छोटा डेटा यानी इंटीजर है, और मैं लॉन्ग में क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट करना चाहता हूं। ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग में हमारे पास छोटा डेटा टाइप है, इंटीजर है। अब वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं अभी आपको पता है, इंट ए इक्वल टू 10। तो ए नाम का वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, इसमें वैल्यू है 10। अब मेरे को ये इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट करना है। लॉन्ग बड़ा है तो लॉन्ग बी इक्वल टू ए, डायरेक्टली ए की वैल्यू लॉन्ग में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग में छोटे वेरिएबल को बड़े वेरिएबल में क्या किया जाता है, डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है। छोटा वेरिएबल लिखो, उसकी वैल्यू आप
इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब चलो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग पे जाते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? मेरे पास बड़ा वेरिएबल है, जैसा मेरे पास इंटीजर है और मेरे को बाइट में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर तो बड़ा वेरिएबल है, इंटीजर बड़ा वेरिएबल है, मुझे क्या करना है? बाइट में उसको कन्वर्ट करना है। बाइट तो छोटा है, तो अगर बड़े वेरिएबल को छोटे वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो वेरिएबल का नाम लिख दो, जो भी वेरिएबल का नाम लिखना है उसका डेटा टाइप लिखो, और इक्वल टू देके एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली यानी फोर्सफुली ब्रैकेट के अंदर आपको बाइट लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर आपको बाइट लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर बाइट लिख के फिर आपको वेरिएबल का नाम जिसको आपको कन्वर्ट करना है, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है कि आपके पास बड़ा वेरिएबल है और उसको छोटे वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। जैसे आप असाइनमेंट करते थे वैसे ही करो, सिर्फ ब्रैकेट में आपको वो छोटे वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था, जब भी आप कोई भी डेसिमल पॉइंट लिखोगे तो वो क्या कंसिडर होता है? वो डबल ही कंसिडर होता है, फ्लोट कंसिडर नहीं होता। बट अगर मेरे को फ्लोट में वैल्यू चाहिए ही चाहिए, फ्लोट में, तो जावा तो क्या बोलेगा? डेसिमल पॉइंट है तो वो डबल है। अब मेरे को फ्लोट चाहिए, तो फ्लोट चाहिए का मतलब क्या है? बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डबल बड़ा है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को एक्सप्लिसिटली ऐसा ब्रैकेट में फ्लोट लिखना पड़ेगा और फिर डबल की वैल्यू देनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे में जाके तुम ऑब्जेक्ट को भी टाइप कास्ट करोगे, ऑब्जेक्ट को भी कन्वर्ट करोगे, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे में। ठीक है, सो आपको ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट पता चाहिए। इम्प्लिसिट टाइप कास्ट में छोटी वैल्यू बड़े वैल्यू में डायरेक्टली कन्वर्ट होती है, और एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट में बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू में करना है तो आगे में ब्रैकेट देके डेटा टाइप देना पड़ेगा, और ये फ्लोट और डबल में अपने को करना पड़ता है क्या? क्लियर? यस सर। इसमें किसी को Yes, कोई sir. क्वेश्चन? इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट देख लो एक बार फिर से। है सभी को क्लियर है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस कि सर। यही काम अपन ऑब्जेक्ट में भी करेंगे, क्योंकि अपने पास भी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो पेरेंट ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, तो पेरेंट यानी बड़ा, चाइल्ड यानी छोटा, तो बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे ऑब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आता है। ठीक है, बट मैंने फिर से बताया इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सिर्फ एक ही डेटा टाइप में होता है, क्रॉस नहीं होता है। अब हम लोग और एक कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं। चलो मैं आपको ये वेरिएबल्स जो है वो कोडिंग में क्लास के अंदर लिख के बताता हूँ, यानी आपको इजीली समझेगा। अरे यार, ठीक है, सो ये तो अपन ने एग्जांपल बनाया, मैं और एक क्लास बनाता हूँ वेरिएबल एग्जांपल करके, न्यू क्लास। तो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स अगर मुझे बनाना है तो सबसे पहले उसका एक्सेस स्पेसिफायर रहता है। एक्सेस स्पेसिफायर समझ में आ रहा है क्या? जैसे हम लोग क्लास को एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये एक्सेस स्पेसिफायर है। देखो ओके, सो ये मैंने क्लास लिखा, ठीक है। तो ये देखो
तो हम लोग जब वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, सो वेरिएबल जब भी हम लोग बनाते हैं तो देखो हम लोग क्रिएटर है, और वेरिएबल हम लोग जब क्रिएटर है, ठीक है, तो वेरिएबल हम लोग क्रिएट जब करते हैं तो आगे वाला क्या करने वाला है, यूज करने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्रिएटर है और आगे वाला क्या है, यूजर है। तो हम लोग जब क्रिएट करते हैं तो हम लोग किस वेरिएबल को कौन सा एक्सेस देना वो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो हर एक वेरिएबल, हर एक मेथड को क्या रहता है, एक्सेस स्पेसिफायर रहता है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग मैक्सिमम लोगों को क्या एक्सेस देते हैं, पब्लिक ही देते हैं, क्योंकि हम लोग बनाते ही है आगे वाले के लिए, तो पब्लिक, ठीक है। फिर सबसे पहला रहता है, कभी भी वेरिएबल बनाना है तो सबसे पहले क्या सोचना है, क्या सोचना है, उसका डेटा टाइप। जैसे अगर मेरे को कोई नंबर डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगा, इंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग नहीं लेते अपन, इंट लेते, ओके। और वेरिएबल का नाम, जैसे मेरे को अगर कोई नंबर बनाना है तो मैं बोलूंगा नंबर, जो भी आपको देना है, नंबर 1, जो भी आपको नाम, कभी भी नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। और अगर आपको वैल्यू देना है तो वैल्यू। तो ये क्या हो गया, नंबर 1 नाम का एक वेरिएबल हो गया, जिसका डेटा टाइप क्या है, क्या है डेटा टाइप, इंटीजर, इंटीजर उसकी वैल्यू क्या है, 80। 89 अगर आपके पास कोई डेसिमल है, यानी कोई डेसिमल वाली वैल्यू ये करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, डबल वेरिएबल का नाम और उसको वैल्यू। तो डेसिमल वैल्यू कभी भी पॉइंट में रहती है, डेसिमल वैल्यू कभी भी पॉइंट में, और ये कभी भी डबल कोट्स में नहीं रहेगी, सिंगल आप कॉम्पैक्ट वैल्यू या पॉइंट वाली वैल्यू डाल सकते हो। अगर आपने डेटा टाइप के आगे में एक्सेस स्पेसिफायर नहीं भी लिखा तो भी चलता है, बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक कंसीडर करता है। अगर आपने डेटा टाइप के आगे में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा तो वो उसको बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करता है, पब्लिक कंसीडर करता है। समझा क्या? यस सर। यस सर यस सर। स्ट्रिंग नेम कभी भी स्ट्रिंग रहेगा तो वो किस में रहेगा, डबल कोट्स डबल कोट में। आप डबल कोट्स में जो देना है वो दो, ठीक है, वो सब कुछ स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, ठीक है। कैरेक्टर, कैर, कोई भी एक नाम दो, और सिंगल कैरेक्टर आपको जो लगता है, सिंगल तो सिंगल कोट्स में आता है, सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट्स में आता है, ठीक है। और बुलियन, ट्रू या फॉल्स। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो इतने डेटा टाइप्स अपन बनाते हैं या अपन यूज करते हैं, इंट, डबल, स्ट्रिंग, कैर, बुलियन। कैसे डेटा जाता है, डेटा कैसे दिखता है वो मैंने बताया। नंबर में कॉम्पैक्ट नंबर, आप जितना भी आपको नंबर डालना है उतना नंबर डाल सकते हैं, बहुत बड़ा डालोगे तो लॉन्ग करना पड़ेगा। डेसिमल में है तो डबल ले लो, पॉइंट वाइज दे दो, स्ट्रिंग में है तो डबल कोट्स में दे दो, कैरेक्टर है तो सिंगल कैरेक्टर दे दो, और बुलियन है तो ट्रू या फॉल्स दे दो। एक्सेस स्पेसिफायर अगर डालना है तो डालो। हाँ, कल जाके आपको लगता है कि नहीं, आगे वाले ने मेरे डेटा को हाथ नहीं लगाना चाहिए, आगे वाले ने मेरे डेटा को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको प्राइवेट कर सकते हो। आता है सिनेरियो ऐसा भी, जब आपको लगता है कि आपका डेटा आगे वाले ने हाथ नहीं लगाना चाहिए तो आप प्राइवेट भी कर सकते हो उसको। समझा क्या? यस सर। यस यस सर। यस सर यस सर यस सर। सर वो इंटीजर वालों को पब्लिक क्यों रखा है सर? सर जो इंटीजर है उसको पब्लिक क्यों रखा है? मैंने पब्लिक उसके लिए नहीं दिया है दादा, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए दिया कि पब्लिक कंसीडर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो नहीं भी लिखा इसको तो भी चलता है। इतना भयंकर दिमाग चलता है ना आप लोगों का, हद से ज्यादा। अरे उसको मैंने पब्लिक इसके लिए दिया था कि अपन पब्लिक दे भी सकते हैं और नहीं भी दिया तो भी चलता है, ठीक है। तो अपन उसको भी नहीं भी दिया तो भी चलता है,
मैंने Okay, एक sir. वेरिएबल तुमको एक्सेस स्पेसिफायर दे के दिखाया और बाकी वेरिएबल को मैंने बताया कि किसी भी वेरिएबल को अगर तुमने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया तो भी चलता है, बाय डिफॉल्ट कंसीडर। तो मैंने एक वेरिएबल को करके दिया तो सभी वेरिएबल को वैसे ही रहेगा, इंटीजर स्पेशल नहीं है, समझा अभी? Yes, sir. हाँ ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर अगर देना है तो आप ऐसा दे सकते हैं, मैं इंटीजर को भी दे सकता, डबल को भी दे सकता, मान लो आप लोग, ठीक है। और अगर नहीं चाहूं तो मैं किसी को भी नहीं दिया तो भी वो उसको क्या कंसीडर करेगा, पब्लिक ही कंसीडर करेगा, ठीक है। हाँ, कल जाके आपको लगता है कि ये अमोल नाम का वेरिएबल है, ये आगे वाले ने एक्सेस नहीं करना चाहिए, तो फिर आप क्या दे सकते हो, प्राइवेट दे सकते हो, जिससे आगे वाला उसको एक्सेस नहीं करेगा। अभी समझा? Yes, sir. बाकी सभी को कितने टाइप के वेरिएबल्स रहते हैं? कितने टाइप के वेरिएबल्स रहेंगे और उसमें कैसे डेटा एंटर होता है, ये समझा क्या सभी को? यस सर, Yes, यस sir. सर, यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, बट अगर आपने वेरिएबल डिफाइन किया, आप ऐसा भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मैंने इंट एज, तो ऐसा नहीं कि हर बार आपको वैल्यूज देना ही पड़ता है, आप ऐसा भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, आप बाद में उसको वैल्यू दे सकते हो, बाद में यानी मेथड के अंदर, यहीं पे नहीं, मेथड के अंदर, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए आप बाद में भी उसको वैल्यू दे सकते हो। तो आप डेटा टाइप और मेथड का नाम ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वैल्यू देना ही पड़ेगा करके। क्लियर है क्या वेरिएबल्स? यस सर, यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अभी कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स आपके पास रहेंगे जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी फिक्स है, चेंज होने वाली नहीं है, तो ऐसे वेरिएबल को बोला जाता है कांस्टेंट। जैसे कोई कलर है, अब मेरे को कोई प्रोग्राम में एक कलर लेना है जो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, तो फिर ऐसे वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करूंगा? या कोई एक कैलकुलेशन है, आपको पाई पता है, पी आई, पाई एक Yes, कैलकुलेशन yes, में Yes. एक वेरिएबल रहता है जिसकी वैल्यू रहती है 3.14। अभी कोई एरिया वगैरह कैलकुलेट करते वक्त वो पाई की वैल्यू लगती है। अब ये पाई की वैल्यू तो क्या है, एकदम फिक्स है, ये तो 3.15 कभी होने वाली नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ वेरिएबल्स है जो आपको क्या करने हैं, फिक्स रखने हैं, उनकी वैल्यू आगे में चेंज नहीं होने वाली, तो ऐसे वेरिएबल कैसे डिफाइन करोगे? तो सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर अगर नहीं भी दिया तो क्या कंसीडर होगा, क्या कंसीडर होगा? Public. public. ठीक है। और अगर आपको कोई भी वेरिएबल फिक्स बनाना है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो आपको उसके आगे में क्या लिखना पड़ेगा, फाइनल, फाइनल, ठीक है। डेटा टाइप, ठीक है, जैसे अभी अपन पाई बोल रहे हैं, तो पाई की वैल्यू क्या है, पॉइंट में आती, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, डबल, ठीक है, पी आई, और उसको वैल्यू, तो पी आई नाम का ऐसा वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू मेथड के अंदर भी चेंज नहीं होगी और बाहर वाला भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकेगा, बस उसको एक्सेस कर पाएगा बट वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके आगे में क्या लिख दिया मैंने, फाइनल। समझा क्या? यस Yes, सर। sir. ठीक है। सो फाइनल के थ्रू हम लोग, ठीक है, फाइनल के थ्रू हम लोग ये कर देते हैं, इंश्योर कर देते हैं कि वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट हाँ, अगर तुम फाइनल वेरिएबल लिख रहे हो तो उसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं होने वाली है, इसलिए उसको तभी के तभी वैल्यू देना जरूरी है। तो फाइनल वेरिएबल को वैल्यूज देना तभी के तभी जरूरी है क्योंकि बाद में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए तभी के तभी उसको वैल्यूज देना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। और कभी भी फाइनल वेरिएबल के सभी वर्ड्स कैपिटल में रहते हैं, ये कोडिंग स्टैंडर्ड है। फाइनल वेरिएबल के सभी वर्ड्स किस में रहेंगे, कैप्स में ही रहेंगे, ये कोडिंग स्टैंडर्ड है।
समझा क्या फाइनल वेरिएबल के टर्म्स एंड कंडीशन? यस सर। अगर आपको कोई वेरिएबल फाइनल बनाना है, यानी ऐसा बनाना है जिसके वैल्यू आगे में चेंज नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो वेरिएबल के आगे में फाइनल लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी डेटा टाइप बनाना है वो बनाओ, वेरिएबल का नाम सभी अपने दो और इक्वल टू क्या करो, क्या करो, वैल्यूज दे दो। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, वेरिएबल्स और कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर होते हैं? सर ठीक है, चलो बाकी का कर लेते हैं। ठीक है, अभी